हेल्दी लाइफस्टाइल का जो सबसे पहला रूल है ना कि आपने जीने के लिए खाना, ना कि खाने के लिए जीना। आज की मेरी वीडियो के गेस्ट हैं डाइटिशियन ज़ैनुल आबिदीन। अगर कोई बंदा ओवरवेट है, जिस तरह 100 किलो से ऊपर है, उसको अपना डाइट प्लान कैसे प्लान करना चाहिए? हमारे ऑडियंस को, हमारे कंज्यूमर को ये पता होना बहुत जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन के अंदर और नॉलेज के अंदर क्या डिफरेंस है। तो हर इंसान को लगता है कि हम चैट जीपीटी खोलेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कि माई वेट इज 78 kgs, माई हाइट इज 5 feet 6 inches, आई वांट टू लूज 10 kg, जस्ट माई डाइट प्लान। 5 फुट 7 इंच का मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए? यार 70 भी सूट करता है, 72 भी सूट करता है। एक एक चीज लिख के देनी होती है कि आपने ये खाना है, इतना खाना है, इस तरह खाना है, इस तरह बना के खाना है, इतने अरसे तक खाना है, ठंडा करना है, गर्म करना, ईच एंड एवरीथिंग। फिर इसीलिए लोग डाइटिशियन के बजाय चैट जीपीटी पे चले जाते हैं, वो 1 मिनट में आपको जवाब बता देता है। ओबेसिटी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में छोड़े पूरे एशिया में बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की क्या रीज़न है? तो अगर आप वजन कम कर लेते हैं, आपका फैटी लिवर भी ठीक, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक, आपके गुर्दे की पथरी भी काफी हद तक ठीक हो सकती है, और आपको जो डायबिटीज है आप उसके मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, बल्कि रिवर्सल भी कर सकते हैं। डाइटिशियन को सिलेक्ट करते हुए क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए? इस बंदे के पास अपने सेहत के मामले में टाइम नहीं ना है, तो वो समझे कि उसका ज्यादा टाइम फिर हॉस्पिटल्स में गया। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। माय प्लेयर। अगर कोई ऐसा बंदा जो आपको नहीं जानता और वो आपको पहली दफ़ा देख रहा है, तो कैसे आप अपने आप को एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले जी एक इंसान, सही। दूसरा इंसान का बच्चा, सही। तीसरा डाइटिशियन, सही। फिर एक रनर, सही। एक साइकिलिस्ट। वाह। और इनमें से हमारी ऑडियंस को जो अच्छा लगता है बच्चों से इंटरेस्टिंग। ये सब कुछ एक ही पर्सन में, इतनी क्वालिटीज़ एक ही बंदे? कहा जा सकता है। सही। अच्छा, आपकी कोर फील्ड क्या है? मैं बेसिकली डाइटिशियन हूँ, और जिनको न्यूट्रिशनिस्ट भी कहा जाता है पाकिस्तान में। और मैं पिछले 6 साल से इस फील्ड में अपनी जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ एज अ डाइटिशियन, जिसमें स्कूल न्यूट्रिशनिस्ट के तौर के ऊपर काम कर चुका हूँ, कम्युनिटी न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर चुका हूँ, पब्लिक हेल्थ में काम कर चुका हूँ। लेकिन आजकल चूँकि जब जिस दौर में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, मैंने अपने जो फ़राइज़ हैं सिर्फ क्लिनिकल तक महदूद कर दिए। सही। बेसिकली मेरी वीडियो का पर्पस भी यही है कि जैसे बहुत से लोगों को डाइट के नाम पे पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं और वो किस तरह अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं। तो मेरी वीडियो का मकसद ये है कि वो बंदा जो नया डाइट स्टार्ट करने जा रहा है, या कोई ऐसा बंदा जो डाइटिंग कर रहा है, उसको ये पता लग जाए कि वो वाकई में असल डाइट कर रहा है या कोई वैसे ही फार्मूले पे चली जा रहा है। देखिए, इसमें ना 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले हमारे ऑडियंस को, हमारे कंज्यूमर को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन के अंदर और नॉलेज के अंदर क्या डिफरेंस है। सही। क्योंकि 2026 चल रहा है, जिस दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रोग्रेस कर रही है, और ये ऐसा दौर है जिसमें एआई ने बहुत सारी चीज़ें समेट ली हुई हैं। ऐसे ही तो हर इंसान को लगता है कि हम गूगल खोलेंगे या चैट जीपीटी खोलेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कि माई वेट इज 78 kgs, माई हाइट इज 5 feet 6 inches, आई वांट टू लूज 10 kg, जस्ट माई डाइट प्लान। नो डाउट एआई एक, आप कह लें कि इंसानी दिमाग से तेजी से सोचता है, ज्यादा नहीं सोचता, तेजी से सोचता है। सही। देखिए, एआई किसने बनाया है? एक इंसान ने। तो आप एआई का और एक इंसान का कंपैरिजन नहीं कर सकते। स्पीड में आप डिफरेंस ला सकते हैं ऐसे, लेकिन अब जो एआई पे आपको चीजें फराहम की जाती हैं वो एक इंफॉर्मेशन होती है। एआई आपको देता है इंफॉर्मेशन, और जो हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं वो आपको देते हैं गाइडेंस और नॉलेज, और अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आपको कैसे डील किया जा सकता है आपके मर्ज को। अब एक इंफॉर्मेशन आपको 100% तरीके से क्योर नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती। 100 में से 3-4 लोग होंगे जिन पे वो इंफॉर्मेशन फिट बैठेगी, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि इंडिविजुअली बेसिस के ऊपर हर शख्स को फायदा पहुंचे, तो ऐसा नामुमकिन है। अगर ऐसा होना होता तो आप देखिएगा 5-10 साल में डॉक्टर्स खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही। लेकिन जिस फील्ड में बिहेवियर के साथ पेशेंट ठीक होता हो, उसमें एआई का कोई रोल नहीं है। अब मैं एक पेपर पढ़ रहा था, रिसर्च पेपर्स में लिखा था कि अगर खुदा ना खास्ता सारे हेल्थ प्रोफेशंस खत्म हो जाएंगे, तो एक प्रोफेशन बचेगा, वो होगा पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्स का। क्योंकि जो उम्मीद या जो अपने बिहेवियर के साथ पेशेंट को ठीक करते हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ है। सही। तो हम जो हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, हमारा बेसिकली काम होता है उम्मीद देना लोगों को
AI आपको उम्मीद नहीं देता। अगर आपको उम्मीद देता है तो वो रिटन फॉर्म में होती है, जिसको आप पढ़ के आप साइड पे कर देते हैं, अच्छा यार मैं ठीक हो जाऊंगा, चलो देखते हैं ठीक होता हूँ कि नहीं होता। लेकिन अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर मेरी बात में वजन है, तो 100% श्योर है कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बेशक ये हो कि आप आपके ठीक होने के चांसेस ना हो, लेकिन आपके अंदर एक विल पावर ऐसी है जिसको एक पुश चाहिए। ऐसे ही। उस पुश के लिए मेरा एक भी वर्ड अगर आपको क्लिक कर गया तो आपकी विल पावर जाग जाएगी, आप ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। काफ़ी अच्छे से आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया एक ही जवाब में, लेकिन अब मुझे लगता है कि पहले स्टार्ट करना चाहिए आपकी जर्नी से, कि कैसे आपने इस फील्ड में स्टार्ट लिया। और बेसिकली जैसे आप अभी काफ़ी चीज़ें रन कर रहे हैं, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में बताया, तो आप अपनी जर्नी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यार जर्नी जो है ना वो बड़ी मज़ेदार किस्म की है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो मेरे माँ बाप भी उन्हीं माँ बाप में से थे जिनको लगता था कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा और इंजीनियर बनेगा। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस स्टैंडर्ड पे फॉलो नहीं कर सका कि एक मैरिड भी डॉक्टर बना जा सके, क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस था मेडिकल का, जो कि फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। सही। तो उनकी ख्वाहिश थी कि चलो यार फैमिली बिजनेस को आगे लेके चलेगा, इससे हम फार्मेसी करवा देते हैं। सही। सो आई गॉट एडमिशन इन फार्म डी। लेकिन फार्म डी जब मैंने देखा परखा तो मुझे लगा कि यार मैं पढ़ के ना वो एक टिपिकल प्रोफेशन में चला जाऊंगा, जिसमें 9 से 5 जॉब करो, जॉब करके घर आ जाओ, अल्लाह का सलाम। सही। उस टाइम पे ना मैं ओवरवेट था, लाइक आई वाज 92 kgs। ओके। 92 किलो का था मैं, और एक 5 फीट 7 इंच की हाइट के साथ आपका 92 किलो वजन हो तो इसीलिए आपने आप लूडो का दाना लगते हो उसमें। सही सही। तो मेरी कुछ ना जाहिरी उस तौर पे लूडो के दाने की तरह थी। तो मैंने देखा कि यार अब मैं लाहौर पढ़ रहा हूँ। लाहौर आपको पता है कि हम जो साउथ से बिलोंग करते हैं ना, जनूबी पंजाब से बिलोंग करते हैं, गोजरा टोबा वाले पीर पर जाना, इनका लाहौर में जल्दी दिल नहीं लगता, इनको लाहौर जल्दी रास नहीं आता। लेकिन जब रास आ जाता है फिर उसको पीछे जनूब रास नहीं आता। बिल्कुल ऐसे। स्टार्ट में ऐसे ही था, मुझे नहीं रास आया। सही। तो मैं देखना शुरू हो गया कि यार कोई ऐसी फील्ड हो जिससे मैं लाहौर से जान छुड़वा के ना मैं फैसलाबाद चला जाऊँ। मैंने देखना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का आया मेरे सामने, तो मैंने उसका टेस्ट दिया, मैंने अच्छा स्कोर किया उसमें। सही। अब उसमें 2 चीज़ें थी, मेरा एडमिशन हुआ एग्री साइंसेस में और HND में, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। ओके। अब चूंकि मेरा एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं था, मुझे था कि मेरे पेरेंट्स को अपना बच्चा डॉक्टर चाहिए, कोई ऐसी फील्ड चुनी जाए जिसमें कोई डॉक्टरी वाला थोड़ा सा टच हो, क्लिनिकल टच हो। सही। तो HND के अंदर मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो पता चला कि आप क्लिनिक कर सकते हैं, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। और जब मैंने एडमिशन ले लिया तो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म मुझे फेस करना पड़ा कि लड़कियों वाली फील्ड है, एक लड़का इसमें क्या करेगा। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा मेरे लिए एक हर्डल थी कि यार अब एक ये टैग मेरे ऊपर लग गया कि शायद मैं लड़कियों वाली फील्ड में इंटेंशनली गया हूँ, लेकिन मेरी मेन इंटेंशन थी लाहौर से भागना। सही। तो इसमें एडमिशन ले लिया। अब मेरे पे प्रेशर ये था कि मैं फार्मेसी छोड़ के, लाहौर छोड़ के, फैमिली लेगेसी को पीछे करके एक ऐसी फील्ड में आया हूँ जिसमें मुझे अब आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। सही। मेरी फैमिली को आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो भाईजान मैंने वहां से स्ट्रगल स्टार्ट की। कैन यू इमेजिन कि मेरे 8 सेमेस्टर थे और मैंने 8 सेमेस्टर्स के साथ 10 इंटर्नशिप कर चुका था, जिसमें इंटरनेशनल इंटर्नशिप भी थी, मॉड्यूल्स भी थे। फिर मैंने 8 से 10 हॉस्पिटल्स में काम किया और मतलब मेरा सीन ये था कि कोई सेमिनार, कोई सेशन, कोई सिंपोजियम, कोई कॉन्फ्रेंस, मैं आपको सबसे आगे वहां पे मिल दूंगा। सही। तो मैंने जुनून हो गया था। ऑब्वियसली बात है कि आपको अपनी फैमिली को प्रूव करना था कि आपने जो मेरे पे टैग लगाया है, नहीं मैं ठीक जगह पे हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने अपने आप को फिर इतना ग्रूम किया, अपने आप को उस फील्ड में मनवाने की कोशिश की थोड़ी सी कि एटलीस्ट जो मेरे ऊपर टैग लगे वो खत्म हो जाए। तो करते कराते आई एम द ओनली वन स्टूडेंट ऑफ माय डिपार्टमेंट जिसने क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है वो अपने 2nd सेमेस्टर से स्टार्ट कर दी थी। अब देखने वाले कहेंगे जी आपने तो पढ़ा ही नहीं था, लेकिन आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर दी। उसमें सीन ये था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं एक जगह पे ऑब्जर्वशिप करता था। हमारे गोजरा के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मेरे टीचर भी हैं, डॉक्टर अताउल्लाह हमीद, मैं उनके हॉस्पिटल में होता था। तो डॉक्टर साहब ने कहना कि यार मेरे पास जो भी पेशेंट आता है ना, आपने कोशिश करनी है कि आपने उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है। अब वो सेटअप था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल था। अब मैंने 4 से 5 टॉपिक याद कर लिए, मतलब वो टॉपिक्स जो उस फील्ड में अप्लाई होते हैं। लेट्स सपोज के बच्चे को आपने
ठोस ग़िज़ाएं कब स्टार्ट करवानी है, दूध पिलाना है तो कितना पिलाना है, बच्चे की पोजीशन कैसी होनी चाहिए दूध पिलाते हुए। सही। फिर बच्चे को जब आपने ग़िज़ा खिलानी है तो कौन सी खिलानी है, पानी पिलाना है, कब पिलाना है। जो हमारे मिसकंसेप्शन है कि माएँ बच्चों को चौरक्के पर आती हैं, अर्क पिलाती हैं, फिर गाय का दूध पिलाना है, भैंस का दूध पिलाना है, अचूरी देनी है, तो मतलब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना मैंने याद कर ली। सही। और मुझे सर ने भी बताते जाना है कि यार ये बुक है, इसको इसमें से पढ़ लो सारे। तो ये आपने सिर्फ काउंसलिंग करनी है, पेशेंट डील नहीं करना, काउंसलिंग करनी है। अब डॉक्टर साहब के जितने पेशेंट होते थे उन्होंने हर एक के लिख देना कि कंसल्ट टू डाइटिशियन दैन, कंसल्ट टू डाइटिशियन दैन। अब मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होती थी कि यार मेरे टीचर मेरे पास पेशेंट भेज रहे हैं, मैं उनकी काउंसलिंग कर रहा हूँ। मतलब आप स्टार्ट से ही एक अच्छी जगह पे चले गए थे जहाँ से, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ। तो मुझे इतना अच्छा वो पुश मिला ना कि यार एक डॉक्टरी वाला जो था आपका क्रेज वो भी पूरा हो रहा है, और आपकी बातों से, सिर्फ बातों से, इलाज डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। हाँ, आपकी सिर्फ बातों से जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों की सेहत बेहतर हो रही है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मेरे साथ एक डाइटिशियन अटैच हो गई, वो मेरी सीनियर थी, पेशेंट वो डील करती थी, मैं एज ए असिस्टेंट पे काम करता था। ओके। अब मैं उनसे सीखता भी था और मैं देखता था कि कैसे पेशेंट को डील करती हैं, और मेरे जो कंसर्न्स होते थे मैं सीख लेता था। ऐसे भाईजान जर्नी स्टार्ट हुई, और स्टार्ट करते करते मैंने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मुझे नज़र आई, मैंने हर एक अपॉर्चुनिटी को ब्लाइज किया, हर एक अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कराची में है, मैं कराची चला गया, मुझे लगा इस्लामाबाद में इस्लामाबाद चला गया, लाहौर में लाहौर चला गया, फैसलाबाद में फैसलाबाद चला गया। मैंने ये नहीं देखा कि यार मेरे जेब में से कितना एक्सपेंस हो रहा है। ओके। कर करा के यार नहीं यार करना है। तो आर यू सेटिस्फाई नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे पास आए हैं एक डाइटिशियन का इंटरव्यू लेने, किसी वजह से आए हैं, और वो वजह क्या है वो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे अब गोजरा में एक रनिंग क्लब शुरू किया, हाँ, तो उसके पीछे का क्या मकसद है? यार रनिंग क्लब, और सॉरी, अभी यहाँ पे मुझे पहले ये बताएं, जैसे आपने अभी अपने जवाब में कहा यू वाज ऑलमोस्ट 90 kg और 92 kg। हाँ। तो अभी तो माशाल्लाह आप बहुत फिट लग रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है? यार मैंने जब क्लिनिक स्टार्ट करना था ना प्रोफेशनली, राइट आफ्टर माई डिग्री, तो मुझे था कि जो बंदा वेट कम करने की बातें करता है ना, एटलीस्ट उसका तो वेट कम होना चाहिए। ये तो है। तो मैंने अपना वेट 65 कर लिया था। ओके। 92 से। तो मेरे पास जैसे 5 फुट 7 इंच का मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए? यार 70 भी सूट करता है, 72 भी सूट करता है, लेकिन मैं 65 पे आ गया था। और मेरी लुक्स ऐसी हो गई थी जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर का कोई बच्चा हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, दोबारा यंग हो गया। सही। तो मैं जब क्लिनिक में बैठा ना, तो पहला पेशेंट आया, तो अब पैर इतनी बड़ी कुर्सी के ऊपर एक मैं छोटी सा बच्चा बैठा हुआ था। सही। तो मेरे पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब बैठे हैं अंदर। आपको डॉक्टर ही नहीं मान, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर का वर्ड यूज करते हैं ना या डाइटिशियन का वर्ड यूज करते हैं, आपके ज़हन में आता है कि नाम बाबा जिसकी वाइट दाढ़ी होगी, उसने ड्रेस पैंट शर्ट पहन के टाई लगाई होगी और बड़ा सीरियस सा बैठा होगा। लेकिन वैसा नहीं था, एक स्किनी सा बच्चा एक हॉट चेयर पे बैठा हुआ है, जिससे आगे पेशेंट पूछ रहा है कि जी यार डॉक्टर साहब किधर है। सही। मैंने कहा जी मैं ही हूँ। तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, लेट्स टाइम टू गेन सम वेट। मैंने फिर अपना वेट एडजस्ट किया 75-76 के ऊपर, 7 मसल गेन किए। सही। तो अब कुछ थोड़ी सी डॉक्टर वाली टच आना शुरू हो गया है फिजिकल अपीयरेंस से। तो उसके बाद दिस इज हाउ आई स्टार्ट माय प्रोफेशनल करियर बीइंग अ डाइटिशियन। और दूसरी रही बात रनिंग क्लब की, रनिंग क्लब यार वाज अ ड्रीम फॉर मी कि मैं ना अपने गोजरा शहर के लिए कुछ करूं। अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि जिस भी बंदे को अल्लाह ताला कुछ जब तरक्की देते हैं ना, तो वो अपना मदरलैंड भूल जाता है। अब आप लाहौर में है कि गोजरा में? मैं गोजरा, फैसलाबाद, लाहौर तीनों जगह पे। अच्छा, अब आपने अपने जो पुराने 3 शहर थे उनमें ट्रैवल करना शुरू कर? लेकिन मेरी अभी भी जो है ना सेटिस्फेक्शन है वो गोजरा शहर के साथ है। ओके। मुझे ये था कि यार हर बंदा ना तरक्की के बाद अपना शहर छोड़ जाता है। ओके। तो मेरा पर्सनल बिलीव था कि अगर आपने अपने मदर सिटी को सर्व नहीं ना किया तो आपकी इस प्रोग्रेस का कोई फायदा नहीं है। सही। तो मैंने चूंकि मैं अब आके एक रनर भी हूँ, मैं मैराथन्स वगैरह करता हूँ, रनिंग करता हूँ, हर शहर में रनिंग क्लब है, हर शहर में लोग इकट्ठे होते हैं एक अच्छे पर्पस के लिए कि यार आए भागें, भागने से सेहत भी बेहतर होती है, आपकी अच्छी नेटवर्किंग होती है, जो बुरी आदतें हैं आप उनसे बहुत दूर चले जाते हैं जब अच्छी एक्टिविटीज आ जाए। तो आई थॉट दैट कि यार लेट्स डू समथिंग फॉर माय ऑन सिटी। तो बेसिकली इसके पीछे का पर्पस सिर्फ गोजरा शहर के लोगों को जो थोड़े एक अच्छा फोरम देना, सही, जिसमें उनको हेल्थ भी मिले, जिसपे उनका आपस पे जो इंटरेक्शन है वो एक अच्छे पर्पस के लिए। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? क्योंकि
ये गोजरा जैसे एक छोटा सिटी है और इस तरह की एक्टिविटीज़ मोस्टली नहीं देखी जाती गोजरा शहर में, तो ये आइडिया कैसे आया आपको? यार आइडिया इस तरह है कि लाहौर जाता था तो लाहौर में रनिंग क्लब थे और लाहौर में डिफेंस का अपना रनिंग क्लब है, गुलबर्ग का अपना रनिंग क्लब है, मतलब हर एरिया का ना अपना रनिंग क्लब होता है। इस्लामाबाद गए तो इस्लामाबाद रनिंग क्लब है, पिंडी गए तो पिंडी का रनिंग क्लब, हर बड़े शहर में अलग अलग। यार मतलब उधर भी इंसान रहते हैं, इधर भी इंसान रहते हैं, वो भी शहर है, ये भी शहर है, उनके पास भी 2 टांगे, इनके पास भी 2 टांगे हैं, तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं? तो अभी के लिए आपके साथ कितने लोग अटैच हुए हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई स्टार्टेड माय दिस क्लब, सॉरी दिस इज नॉट माय क्लब, दिस इज गोजरास क्लब। जब मैंने स्टार्ट किया तो आई एम द ओनली वन अलॉन्ग विद माय वन फ्रेंड जिसका नाम कैसर रसूल है, मैं वीडियो में भी ऑन कर रहा हूँ। उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, हम दोनों ने स्टार्ट किया मिलके। पहली वीडियो हमारी थी कि हमने गोजरा रनिंग क्लब स्टार्ट कर दिया है। सही। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 300 मेंबर्स हो चुके हैं माशाल्लाह, जिसमें से एक्टिवली पार्टिसिपेट जो हैं वो 30-40 हैं एक्टिव पार्टिसिपेटेड। एक अच्छी जर्नी जा रही है अभी तक तो आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस रनिंग क्लब के साथ साथ अपना एक आप ब्रांड भी ऑन करते हैं, उसका क्या नाम है? देखिए मेरा वो पर्सनली ब्रांड तो नहीं है, लेकिन मैं उसकी एडवाइजरी कमेटी में हूँ। ओके। न्यूट्रा इफेक्ट के नाम से ब्रांड है, बिल्कुल, जिसमें हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ सुपर फूड्स ऐसी हैं जो लोगों तक पहुंचाई जाए, जैसे चिया सीड हो गया, मोरिंगा हो गया, बिल्कुल, मल्टीग्रेन आटा हो गया, एप्पल साइडर विनेगर हो गए, यानी कि वो चीज़ें जो अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जिनमें मिलावट के चांसेस कम से कम है, सही, जिन पे इंडस्ट्री ने अभी अटैक नहीं किया। ओके। हमारी कोशिश है कि हम उनको उनकी उसी हालत में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ओके। अगर मैं बात करता हूँ कि आपने अच्छा खाना है, तो अगर आपको अच्छा नहीं मिल रहा, इट्स माय ड्यूटी कि मैं उस चीज़ को मार्केट में लेके आऊँ। सही। तो हमने एक छोटी सी काविश की है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, और उस ब्रांड के पीछे भी काफ़ी जर्नी है, चीज़ों की R&D करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद लोगों तक अच्छी से अच्छी और खालिस से खालिस चीज़ पहुँचाने। ये आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या आपके स्टोर पे? ऑनलाइन भी चल रहा है और इजीली। तो आप इसका लिंक दे दीजिएगा ताकि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, अगर कोई बंदा लेना चाहे तो वो रब्ता कर लेगा आपसे। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा लेके चलते हैं थोड़ा डाइटिशियन वाली साइड पे, और डाइट प्लान को जिस तरह कैसे आपने अपना डाइट प्लान कैसे मैनेज किया, और लोग जो मोस्टली लोग आपने देखा हो कि डाइट प्लान में गलती करते हैं। अगर कोई बंदा ओवरवेट है, जिस तरह 100 किलो से ऊपर है, उसको अपना डाइट प्लान कैसे प्लान करना चाहिए? देखिए, आपके घर में अगर कोई लकड़ी का काम डिस्टर्ब हो ना, तो आप लकड़ी वाले बंदे को बुलाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई आपके घर में टूटियाँ ख़राब हों तो आप सैनिटरी वाले को बुलाते हैं, ऐसे फ्रिज ख़राब हो तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। ऐसे ही जब आपकी सेहत की बात आती है तो हम सबसे पहले कहते हैं डॉक्टर के पास जाएं। आप ये नहीं देखते कि आपका मर्ज किस नवैयत का है और इस मर्ज के लिए हमने किससे कांटेक्ट करना है। बिल्कुल ऐसे। जब वजन की बात आती है हम तो भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। रीज़न अवेयरनेस नहीं है कि इस चीज़ को डील करने के लिए एक स्पेसिफिक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड प्रोफेशनल मौजूद है। बिल्कुल है, जिन्हें आप डाइटिशियंस कहते हैं, जिन्हें लेकिन ये फिर यहाँ पे इस तरह नहीं आ जाता कि डॉक्टर्स की तरफ से भी या मुआशरे की तरफ से कह लें कि लैक ऑफ नॉलेज है, जिस तरह अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को कि इस चीज़ का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ना मैं सिर्फ ना तो डॉक्टर्स को कसूरवार कहूँगा, ना अपनी ऑडियंस को कसूरवार कहूँगा, मैं उसमें अपनी कम्युनिटी को भी कसूरवार कहूँगा। सही। रीज़न कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने नाम के साथ ना जल्दी जल्दी डॉक्टर लगा लें, और डॉक्टर लगा लेंगे तो आपकी जो अपनी शनाख्त है, डाइटिशियन है या जो न्यूट्रिशनिस्ट है, तो वो कहीं खो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। तो लोगों में जो ऑलरेडी अवेयरनेस नहीं है, तो आप उनको लोगों को मजीद पीछे लेके जा रहे हो। ऐसा भी है ना कि जब भी वजन कम करने की बात आती है ना, तो लोग सबसे पहले जिम और कोई इस तरह की चीज़ को तो बहुत जल्दी वो फॉलो अप कर लेते हैं, लेकिन डाइट प्लान करने की तरफ। अब मैं डॉक्टर हूँ ना, सॉरी मैं डाइटिशियन हूँ ना, मैं अगर अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लूँ तो एक पेशेंट के लिए ये जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं डॉक्टर हूँ या डाइटिशियन हूँ, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो क्या डाइटिशियन की फीस बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से लोग नहीं आते, या उन्हें वैसे ही अवेयरनेस नहीं? कंपैरेटिवली ना थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है। ओके। उसकी रीज़न ये होती है कि हमने पेशेंट के साथ एटलीस्ट 45 मिनट का सेशन हमारा होता है। ओके। उसमें देखें, सबसे पहले तो हमने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, किस मकसद के लिए हमारे पास आया है। फिर हमने पूछना होता है कि मसला क्या है। फिर हमने उसकी बातों से ये जज करना होता है कि इसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एलीट क्लास है, मीडियोकर है, या मतलब थोड़ा सा बिलो मीडियोकर है।
फिर उसने बताना होता है कि मेरे घर में बनता क्या है, मैं खाता क्या हूँ, कब खाता हूँ, क्यों खाता हूँ, कितना खाता हूँ। मतलब प्रॉपर उसकी हिस्ट्री आएगी, फिर आप उसको फिर हमने देखना प्लान करके वजन देंगे। कितना है, कद कितना है, उसकी लैब रिपोर्ट्स देखनी है, क्लिनिकल साइंस देखने हैं, उसके किचन में क्या बनता है, फैमिली हिस्ट्री में क्या है। अल्टीमेट हमने 45 से 50 मिनट एक पेशेंट पे लग जाते हैं। उसके बाद फिर हमने एक एक चीज लिख के देनी होती है कि आपने ये खाना है, इतना खाना है, इस तरह खाना है, इस तरह बना के खाना है, इतने अरसे तक खाना है, ठंडा करना है, गर्म करना है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर इसीलिए लोग डाइटिशियन के बजाय चैट जीपीटी पे चले जाते हैं, वो 1 मिनट में आपको जवाब बता देता है। हाँ, लोगों के पास टाइम नहीं है ना सेहत के मामले में। बिल्कुल इस बंदे के पास अपने सेहत के मामले में टाइम नहीं ना है, तो वो समझे कि उसका ज्यादा टाइम फिर हॉस्पिटल्स में चले। बिल्कुल। मैं पीछे भी मेरी एक वीडियो आई थी, मैंने उसमें एक फार्मासिस्ट से बात की थी ना, तो वो भी यही कह रहे थे कि जब हम मेडिसिन लेने की तरफ आते हैं ना, तो कोई भी ले लेते हैं, मतलब पैसे खर्च करने से जान निकलती है। हालांकि जो मेन एक्सपेंस है हमारा मेडिसिन की तरफ होना चाहिए, ना कि अपने कपड़े जूतों को संवारने के लिए। देखें, जो सेहत है ना, वो आपका सबसे बड़ा एसेट है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड फॉर अवर ऑडियंस इंफॉर्मेशन, कि आने वाले 10 साल में सबसे अमीर 3 शख्स वो होगा जिसके पास सेहत होगी। बिल्कुल। रीजन मुझे लगता है कि ये ओवरऑल जब से चलती आ रही है दुनिया, जिसके पास पैसा जितना मर्जी है, अगर आप कुछ खा ही नहीं सकते। 10 साल का टेन्योर इसलिए है क्योंकि आज की जो जनरेशन है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, हमारी 2 ही ख्वाहिशात हैं, या पैसा कमा लें या हम फेम कमा लें। ऐसे अब ये 2 चीज़ें कमा लोगे, लेकिन अगर आपने ये 2 चीज़ें कमाते हुए अपनी सेहत को निगलेक्ट किया, तो आपका फेम भी आपकी बीमारी पे लग जाएगा, बिल्कुल, जो कि बदनामी में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा, जो आपने पैसे कमाए हुए होंगे वो भी आपकी बीमारी पे लग जाएंगे। लेट्स सपोज मैं बहुत पैसा कमा लेता हूँ, मेरा बड़ा नाम हो जाता है कि जी फलाना डाइटिशियन है, बड़ा पैसा उसके पास, बड़ा नाम है। अब मैंने ये नाम और पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत को निगलेक्ट कर दिया, मुझे 10 साल के बाद शुगर हो जाती है। अब शुगर इतनी बदतरीन किस्म की होती है कि मैं उसको रिवर्स नहीं कर पा रहा। अब मेरा जितना पैसा है वो सारा शुगर पे लग जाएगा। और जो मैंने एक डाइटिशियन है, वो बड़ा अमीर है, बड़ा नाम है, अब जो मेरा फेम है ये डी फेम में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा डाइटिशियन बना है, फिर आप शुगर है अपने आप। अब यही देखा है ना, मोस्टली बिजनेसमैन है, जितने बड़े बिजनेसमैन है पाकिस्तान में खास तौर पे आप देख लें, वो कुछ खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से पहन नहीं सकते, मतलब ना फिजिक उस तरह की होती है। वही ना, वो उस पैसे का भी क्या करना है कि अगर आप अपनी मर्जी से वो चीजें नहीं कर पा रहे। आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, लेकिन आपका पेट इतना बड़ा है वो गाड़ी नहीं जाती। यार ऐसी गाड़ी का फायदा है क्या जिसमें आपको ड्राइवर रखना पड़ता, खुद चला नहीं सकते। ऐसे आप अपने मनपसंद के कपड़े नहीं पहन सकते, आपके सामने मीठा पड़ा है, आप मर्जी से मीठा नहीं खा सकते, आपकी जेब में इंसुलिन है, आपको ये होता है कि मीठा खाने के बाद मैंने इंसुलिन लगानी है। बीबी आए तो अपने पर्स में पैनाडोल लेके घूमती हैं। दिस इज नॉट अ हेल्दी और अ क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि हम थोड़ा वो मोटिव से हट गए थे कि डाइट प्लान बेसिकली अच्छा कैसे करना चाहिए। अगर सबसे पहले तो अगर तो आप डाइटिशियन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डाइटिशियन अफोर्ड करें, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सुन्नत नबवी खोल लें। ओके ठीक है। सुन्नत जो हमारी फील्ड है ना न्यूट्रिशन की, इसके जितने भी रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं ये 100% सुन्नत नबी के ऊपर लागू। बिल्कुल ऐसे। बस मसला ये है कि दीन से दूर है। अब हमें चाहिए कि वेस्ट की तरफ चले हुए, हमारा स्टैंडर्ड्स जो है ना वो वेस्ट वाले हैं, अंग्रेजों वाले हैं। सोशल मीडिया पे देखा वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, फिर उसकी को फॉलो करना। अब क्या हुआ है, इस फील्ड सुन्नत नबवी को आप कह लें कि इंग्लिश में कन्वर्ट करके जरा मॉडर्नाइज करके वो आपको न्यूट्रिशन की फील्ड में दे दिया गया। दीन में अजी, सुन्नत में अजी के 3 हिस्से रख के खाएं, एक खाने का, एक हवा का, एक पानी का। पेट भर के ना खाएं, खाने के दरमियान पानी ना पिए, वॉक करें, चहलकदमी ज्यादा करें, ठीक है, भूख रख के खाएं। हम भी तो ये करते हैं, ऐसे ही है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सुन्नत नबी पे चले जाएं, या अगर आप चाहते हैं कि बेसिक टिप्स जो कि होनी चाहिए वो ये है कि अपने दिन में सिर्फ 3 खाने कर दें। ओके सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। ओके इनके दरमियान जो वक्फा है उस वक्फे में कुछ ना खाएं। हमारे तो मोस्टली लोग ये भी करते हैं ना कि जिस टाइम पे जो आ गई चलो आ गया यार खा लेते हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात है। यही वजह है कि पाकिस्तान एशिया में पहले नंबर पे आ गया है डायबिटीज में। ओके। और ये बड़ी हैरानकुन बात है, और ये मैं बड़ा डिसपॉइंट हो के आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वी आर पाकिस्तानी एंड वी आर ऑन द नंबर 1 इन डायबिटीज। अगर जिस तरह ये डायबिटीज ज़्यादा हो रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में हर सेकंड में किसी एक बंदे की टांग कट रही होगी शुगर की वजह से।
एक सैड मोमेंट ही है क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, वो कुछ भी खा रहे हैं। शादियां, अब जो शादियों में जिस तरह खाना चलता है, लोग ऐसे खा रहे होते हैं जैसे आखिरी दवा, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे बात हो रही है उस पे डायबिटीज़ पे, ओबेसिटी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में छोड़े पूरे एशिया में बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की क्या रीज़न है? ओबेसिटी और जो डायबिटीज़ है ना, बड़ी क्लोजली लिंक्ड है। ओके। आपकी जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं ना, क्रॉनिक बीमारियां कहते हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाए, आपको शुगर हो जाए, फैटी लीवर हो जाए, आपको हाई कोलेस्ट्रोल की बीमारी हो जाए, आप गुर्दे में पथरी हो जाए, या प्रोस्टेट बढ़ जाए, या फिर मर्दाना कमज़ोरी हो जाए, ये सारी लीड करती हैं आपकी ओबेसिटी से। जब आपके जिस्म का तवाज़न ख़राब होता है तो ये सारी चीज़ें लीड करती हैं। अब जिस बंदे को ओबेसिटी है उसके 80% चांसेस हो जाते हैं कि डायबिटीज़ हो। ओके। और डायबिटीज़ कौन सी होगी? टाइप 2 डायबिटीज़, शुगर की दूसरी किस्म। ओके। ये मोस्टली लोगों को होती है जिनका वजन ज़्यादा होता है। क्यों होता है? जिगर के इर्द गिर्द चर्बी आ जाती है और जिगर के अंदर से जो कुदरती तौर के ऊपर इंसुलिन निकलनी होती है वो नहीं निकल पाती। ओके। जब इंसुलिन नहीं निकलती, आप जो भी खाना खाएंगे शुगर वाला या ग्लूकोज वाला, उससे आपके खून के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहेगा। ये शुगर। बिल्कुल। तो अगर आप वजन कम कर लेते हैं, आपका फैटी लिवर भी ठीक, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक, आपके गुर्दे की पथरी भी काफी हद तक ठीक हो सकती है, और आपके जो डायबिटीज है आप उसके मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, बल्कि रिवर्सल भी कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं ये हर चीज लिंक है। अगर आप किसी एक पे काम करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिक आप बाकी क्लोजली लिंक्ड है, सिर्फ लिंक्ड नहीं, क्लोजली लिंक्ड है। सही। तो इसको मतलब मेडिसिन के जरिए कम किया जा सकता है। जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां जिनका मैंने नाम लिया है, ये सारी लाइफस्टाइल की डिजीज होती है। ओके। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जिसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं, तो ये सारी बीमारियां होगी। ओके। अगर आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ओके। तो ये लाइफस्टाइल से ठीक होने वाली बीमारियां, ना कि मेडिसिन से ठीक होने। तो ये लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे किया जा सकता है? यार लाइफस्टाइल को बेहतर करने के 3 से 4 असूल हैं। जल्दी सोएं, ओके, जल्दी उठे, 11 नंबर का इस्तेमाल ज्यादा करें। 11 नंबर कहते हैं टांगों को। सही। भागें, दौड़ें, सैर करें, एक्सरसाइज करें, जिस मकसद के लिए बनाई है। ये मोटरसाइकिल की किक मारने के लिए बनाई नहीं गई। ओके। ये गाड़ी के एक्सीलेटर दबाने के लिए बनाई नहीं गई, ये चलने के लिए बनाई गई। सही। अगर आप नहीं चलेंगे, लेकिन अगर किसी बंदे का लाइफ स्टाइल ही ऐसा बन गया है तो फिर किस तरह वो इसको कम कर सकता है? क्यों बन गया है? अब जिस तरह कोई बिजनेसमैन है, उसने अपना एक्सपैंड इतना ज्यादा कर लिया कि उसको अब वो करना ही पड़ रहा है, उस लाइफस्टाइल को मैनेज करना पड़ रहा है। तो चलें मान लेते हैं आपकी बात, बिजनेसमैन है, बड़ा कारोबार है उसका, सुबह उठता है, शुगर की वजह से उसकी तबीयत नहीं ठीक, ऐसे शुगर उसकी पहुंची हुई है 500 के ऊपर, पसीने आ रहे हैं, हाथ पांव में सुइयां चुभ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि वो जिस बिजनेस में जा रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उसको सही तरीके से कर पाएगा इस कंडीशन के साथ? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा उसका बिजनेस डाउन जाए। तो यहाँ पे नींद कितना मैटर करती है? देखिए, नींद तो अल्लाह ताला ने ना एक आपकी फेज बनाई है कि अगर आपने सारा दिन काम करना है तो आपके जिस्म को रिपेयर होने के लिए एक टाइम एक्सेस कर दिया गया है, रिकवरी प्रोसेस। तो अगर आपने सारा दिन थक हार के जिंदगी के रोजमर्रा के सारे काम किए हैं तो आपके जिस्म को रेस्ट चाहिए। कितने टाइम के लिए नींद लेनी चाहिए? 6 से 7 घंटे अमूमन होने चाहिए रात के। ये नहीं कि फजर के बाद सोएं, 7-8 घंटे पूरे करके दोपहर को 12 बजे उठे। नहीं, अब जो बंदा है वो नाइट जॉब कर रहा है, वो कैसे मैनेज करे? यार बात वही आ जाती है, जब आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं फिर मसला बनता है, तो सारे मसले जन्म लेते हैं। अब नेचर ने कहा जी कि जो टाइम है 8 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक का टाइम, इसके दरमियान आपके जिस्म में बड़े अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके। जो कि एक सेहतमंद जिस्म के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सही। अब आप उस टाइम में जाग रहे हैं और सुबह के टाइम जिस टाइम आपने काम करना है उस टाइम आप सो रहे हैं। सूरज किस लिए बनाया गया है? डिप्रेशन और एंजाइटी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोग सूरज नहीं देख पाते, सूरज की रोशनी नहीं देख पाते। सही। जितने फ्रीलांसर हैं फजर के बाद सोते हैं। बिल्कुल ऐसे। उनसे पूछा जाए यार सूरज कब देखा है? यार 3-4 माह तो हो गए हैं कि देखा नहीं है। जब आपने कुदरत की दी हुई रोशनी ही नहीं देखी, वो सिर्फ रोशनी नहीं है, जब आप सूरज की रोशनी देखते हैं, ये सुबह होती है, आपके जिस्म में एक हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज होता है। ओके। वो कोर्टिसोल क्या करता है? आपको जगाता है, उसे कहते हैं अवेकिंग हार्मोन।
अब सुबह जिस टाइम आपका जागने वाला हार्मोन रिलीज होना है उस टाइम आप सारी रात जाके सो रहे हैं, तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी सेहत कितनी बेहतर हो जाएगी? ये तो सुन लें यहाँ पे, हाँ जी, फ्रीलांसर है, रात जाके उसने पैसे कमा लिए। आप यकीन जाने जितने फ्रीलांसर मरीज हमारे पास हैं सारे पुअर गट हेल्थ का शिकार है। ओके, पेट में दर्द, अफारपन, पेट में गैस, खाना हजम नहीं होता, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस, सारा दिन थके हार, ना बाल कंघी करने का पता है, ना कपड़ों का पता है, पता है जी लैपटॉप लेके बैठ जाना है, काम करके वहीं पे सो जाना। यही है ना, मोस्टली उनकी रूटीन ही इस तरह बन जाती है। रात की, अगर कोई भी बंदा रात की जॉब करता है, पूरी रात जागा, पूरा दिन तकरीबन सो लिया, शाम को उठा है वो फिर नाश्ता किया और फिर वही। अगर आप, मुझे ये लगता है कि रात के 5 से 6 घंटे भी ले लेते हैं ना तो आप फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पूरा दिन भी सो लें उस तरह फ्रेश नहीं आप उठ सकते। देखिए एक टाइम है ना कि इस टाइम पे आपने सोना है, एक बॉडी की डिमांड है कि इस टाइम पे अगर आप सोओगे तो मैं आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊं। बिल्कुल ऐसे। अगर आप उस टाइम पे नहीं सोते तो मैं आपको अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखाऊंगा, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वही बात कि आपने जितने पैसे कमाने हैं वो सारे गट हेल्थ पे लगा देने हैं ऐसे ही। तो अच्छा, अब अगर इस सारी कन्वर्सेशन को हम कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को गुजारने के लिए? हेल्दी लाइफस्टाइल का जो सबसे पहला रूल है ना कि आपने जीने के लिए खाना है, ओके, ना कि खाने के लिए जीना। ओके, अमूमन हम लोग खाने के लिए जीते हैं। ऐसे दोस्तों में चले जाएं, की खाना है, किसी के घर चले जाएं, की खाना है, किसी से मिलने चले जाएं, की खाना है। नहीं, अगर हम अपने डाइट प्लान को बेहतर कर लें, जिस तरह कई दफ़ा पे हमने देखा, कई मोस्टली मेरे भी दोस्त ऐसे हैं, वो खाना तो खाते हैं लेकिन उसको मतलब ये नहीं है कि खा लिया फिर आगे जाके खा लिया, उसको हज़म करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। जितना अगर हम साथ एक्सरसाइजेज ऐड कर लें या कोई ऐसी चीज़ें ऐड कर लें कि या लिमिट में खा लें तो इस तरह नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने क्या खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, किस तरह खाना है। हाँ, हम इस वीडियो में या हम इस पॉडकास्ट में एक सिंपल डाइट प्लान नहीं बता सकते। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हर बंदे की डिमांड्स हो रहे हैं, हर बंदे का स्टेटस हो रहा है, एलीट क्लास का हो रहा है, मीडियोकर्स का हो रहा है, बिलो द मीडियोकर्स हो रहे हैं, एज का फर्क है, कद का फर्क है, वजन का फर्क है, मेडिकल इशू का फर्क है ऐसे। तो हम नहीं चाहते कि एक सिंपल डाइट प्लान बता के एक बंदे को फायदा पहुंचा दे और बाकी जो 100 बंदा है उसका नुकसान बने। बिल्कुल ऐसे। इस वजह से मैं इस चीज़ पे इंडोर्स करता हूं कि जब आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, ओके, जो कि सिर्फ उस बंदे के लिए ही होता है, वो सारे घर वालों के लिए नहीं होता। ये तो है कि जो शख्स हमारे पास आया है हमने उसकी हिस्ट्री ली है, उसके डेमोग्राफिक्स देखे हैं, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स देखे हैं, तो डाइट प्लान जो होता है उसके मुताबिक होता है। तो अपने डाइटिशियन के साथ ऑन बोर्ड लाजमी रहे अगर आपने खाने के साथ अपना लेन देन अच्छा रखना है। तो यहाँ पे ये भी सवाल है ना कि डाइटिशियन को सिलेक्ट करते हुए क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए, या आप देख लें, क्वालिफिकेशन देख लें, ओके, उसकी पर्सनल एक्टिविटीज़ क्या है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, क्या उसका बिहेवियर अच्छा है आपके साथ, क्या उसकी बातें आपको मोटिवेट करती हैं, क्या सबसे बड़ी वजह क्या आपके बजट में रह के आपको डाइट प्लान बना के देता है। ये तो है। अब एक बंदा 30,000 कमा रहा है, डाइटिशियन को एवोकाडो लिख दे जो कि 1,000 रुपए का एक आता है, तो ही इज नॉट सपोज टू बी अ गुड डाइटिशियन। बिल्कुल ऐसे। जो आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में रहते हुए आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को देखते हुए आपका प्लान बनाता है, वो बंदा सही डाइटिशियन। सही। अब इसे कंक्लूड करें थोड़ा, ये बताएं। कंक्लूड यही है कि देखने वाले लोगों से हमारी गुजारिश यही है कि आप लोग खाना इत्तेदाल में खाएं, सुन्नत नबवी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो भी है आप 11 नंबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। आप जो भी खा पी रहे हैं उसको हज़म करने के लिए आपको एक्सरसाइज मस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप पे खाना फ़र्ज़ है तो उस खाने को हज़म करना भी आपका ही फ़र्ज़ है। सिर्फ अगर आप खाना खाते हैं तो आप अपने जिस्म पे उधार चढ़ा लेते हैं। ये जो मोटापा है ये उधार है जो कि आपने खुराक से लिया हुआ है और इस उधार को आपने चुकाना है। और इस उधार को चुकाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक्सरसाइज करें, वॉक करें। जापानीज़ कहावत है, जिस भी मुआशरे के ग्राउंड गैर आबाद हैं उस मुआशरे में, उस शहर में, उस मुल्क में बीमारियों की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। अपने ग्राउंड्स को आबाद करें। अमूमन पाकिस्तान में ग्राउंड्स ताश खेलने के लिए आबाद है, बिल्कुल ऐसे। एक्सरसाइज के लिए आबाद करने हैं। जिम ज्वाइन करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें,
अब तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हाँ, साइकिलिंग ही करें। साइकिलिंग की तरफ आना चाहिए आप लोगों को। ये 3 से 4 चीज़ें आप अडॉप्ट कर लें, आपकी ज़िंदगी में बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। वन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू करें। अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, मुस्बत सोच रखेंगे तो आपको हर चीज़ में खुशी मिलेगी। अगर आप हर चीज़ में बाल की खाल उतारना शुरू कर देंगे, ये क्यों है, कैसे है, कब है, किस तरह है, तो आपको किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलेगी। अपनी खुशियों के जो स्टैंडर्ड हैं कम से कम रखें। कम से कम स्टैंडर्ड होगा तो हर चीज़ में खुशी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी खुशियों के स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उस खुशी के स्टैंडर्ड को पाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जब आप उसको अचीव कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक अगला स्टैंडर्ड आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी हदायत है, इनको फॉलो कर लें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए, कोशिश करें। आपकी ज़ुबान से, आपके काम से, आपके बिहेवियर से दूसरे मुसलमान का फ़ायदा होना चाहिए किसी भी सूरत में। थैंक यू वेरी मच जैन भाई, आपने तो वाकई पूरी वीडियो को कंक्लूड कर दिया और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन गई है हमारी, और आपने बहुत ही नॉलेजेबल बातें की हैं। और यकीनन जो बंदा ये वीडियो देख रहा है उसे यकीनन फ़ायदा होगा अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करता है। इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच लास्ट पे आपका टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह अगर इन फ्यूचर हमें फिर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।